हेलो ऑल, वेलकम अगेन। ठीक है, देखो वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑफ पी वाई क्यू टू एफ वाई क्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर यूपीएससी सीएससी और जो भी यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ वो सब सारे एग्जाम हैं, उन सब में ये काम आता है। रिपीटेशन आप देख सकते हो मेनी टाइम्स। ठीक है, नाउ जो ये है हमारा डे 3 है ऑफ दिस सीरीज एंड विल कंटिन्यू। ठीक है, आपको होप कि ये बेनिफिशियल लग रहा होगा, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। पहला क्वेश्चन ये पॉलिटी का डे 3 है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ये पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यू कैन ज्वाइन इट एंड वहाँ से आप एक्सेस कर लो पीडीएफ और प्रैक्टिस करो, फिर आना यहाँ से आंसर वेरीफाई करो, ऐड ऑन करो और फिर उसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या कह रहा है कि द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये सेटअप किया गया था किसके रिकमेंडेशन पे? क्या ये फर्स्ट एआरसी था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, या फिर गढ़वाल कमेटी के बेस पे था, या फिर कृपलानी कमेटी के बेस पे था, या फिर संथानम कमेटी के बेस पे था? बेसिकली जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो कब सेटअप हुआ था? तो वो 1964 में सेटअप हुआ था ये, और ये संथानम कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे इसको सेटअप किया गया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस लिए किया गया था ये आपको या तो कमेंट में बताना है या फिर सर्च करके अपने नोट्स में अपडेट करना है कि सेंट्रल विजिलेंस का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ऐसे एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, बाकी एड ऑन हम देख लेते हैं कि पहला ये कह रहा है कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये जो है बेसिकली 1966 में फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेटअप किया गया था। बाद में सेकंड एआरसी भी आया है। ठीक है, साथ में देखो गढ़वाल कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड था? ये 1951 जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, तब इसको सेटअप किया गया था आफ्टर फ्यू ईयर्स। ठीक है, गढ़वाल कमेटी को किस लिए? कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए, है ना, कि कैसे उसको आगे फर्दर एक्शन लिया जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, वो सब चीज़ें। नव कृपलानी कमेटी ना, आपको पता है कि जेबी कृपलानी कमेटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का पार्ट है, जो कि और जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन भी थे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये था। इवन जेबी कृपलानी साहब ये भी थे जब हमारा इंडिपेंडेंस हो रहा था। ठीक है, तो उस टाइम के आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो जेबी कृपलानी ही थे 1946-47 में। नाउ 12 नंबर, ये जो है द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 9th शेड्यूल जो है ऐड किया गया था। अभी हम लोग लास्ट के 2 ईयर में इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि एक तरह का पीवाईक्यू का रिपीटेशन ही है। तो 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई 14th अमेंडमेंट। जो क्या ये 14 अमेंडमेंट था? नहीं। क्या ये फर्स्ट अमेंडमेंट था? देखते हैं। 93rd नहीं, 99th नहीं। अब क्या है कि 14th जो है ना, इसका आंसर जो है 9th शेड्यूल का वो फर्स्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट अमेंडमेंट। और इसको कब ऐड किया गया था? 1951 में। इसके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, ना 14th के बारे में ऐड ऑन देख लेते हैं कि 14th अमेंडमेंट किससे है? 1962 में है। ये जो है इसमें 14th अमेंडमेंट के थ्रू पुडुचेरी को इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, आपको कमेंट बताना है कि पुडुचेरी जो है वो कॉलोनी किसकी थी इसके पहले, बिफोर एडिंग टू इंडिया। नाउ 6 थी सी 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो है आप सभी को पता है कि 2005 में जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था टू ओबीसी, उससे एसोसिएटेड है। ये कमेटी को आइदर मंडल कमेटी कहते हैं, ठीक है, या फिर इंदिरा स्वामी केस भी कहते हैं। ठीक है, तो इंदिरा साहनी केस। ठीक है, तो ये ओबीसी का रिजर्वेशन से रिलेटेड बात है। नाउ आपको ये कमेंट में बताना है कि जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिजर्वेशन दिया जाता है? ठीक है, वो चीज़ आपको बताना है। बेसिकली ये एजुकेशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड था 27%। ठीक है, नाउ 99th अमेंडमेंट जो है वो कब सेटअप किया गया था? 2014 में किया गया था, और ये किसके लिए था? एनजेक के लिए था, नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमेटी था। ठीक है, और इसमें ना वो जो कंसेप्ट था इसका कोलेजियम सिस्टम का, उसको ऑलमोस्ट क्रैश करने की बात की गई थी, बट जुडिशरी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इसको खत्म कर दिया था। ये 99th अमेंडमेंट जो है बेसिकली एनजेक से एसोसिएटेड है, नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमेटी से। 13th नंबर जो है वो आपको देखना है क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद इशू ऑफ क्रीमिलिया अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। तो अभी हमने देखा कि ये जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट है ये रिजर्वेशन से एसोसिएटेड था, और यही क्रीमिलियर वाला भी कंसेप्ट है, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी बेसिकली रिजर्वेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, वो 1992 में हुआ था, जिसमें 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी को ऑफर्ड किया गया था, और ये जो है मतलब सही प्रूफ किया गया था बिकॉज ऑफ कोटिंग द आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की
रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, सॉरी रिजर्वेशन इन वो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 है, किससे रिलेटेड है कि 16 जो है शायद मेरे ख्याल से ओके शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा है बट समथिंग वो है क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन बेस्ड है, ठीक है। तो ये इसमें है, देख लीजिएगा एक बार। नाउ जो ऑप्शन ए है उसमें देखते हैं कि केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये किससे है। ये बेसिकली ना जो मर्डर केस हुआ था, ठीक है, जो रुस्तम मूवी की स्टोरी आप लोग अगर देखे होगे तो उसमें मर्डर रिलेटेड इशू था, वहाँ से एसोसिएटेड था ये, ठीक है। और मधुलिमिया वर्सेस वेदमूर्ति, ये किस किस से रिलेटेड, लॉफुल असेंबली प्लस इसके अलावा ये रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ एनी अदर लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इन कोर्ट प्रोसीडिंग। कोर्ट प्रोसीडिंग में इंग्लिश के अलावा और कोई भी लैंग्वेज पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। ये कौन सा केस था, मधुलिमिया वर्सेस वेदमूर्ति, है ना। साथ में साथ ऑन लॉफुल असेंबली से रिलेटेड भी था। ऑप्शन डी है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये बेसिकली रिलेटेड था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड था ये सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आप अगर करप्शन पे कोई कोर्ट आता है या फिर क्वेश्चन आता है तो ये केस कोट कर सकते हैं आप। नाउ 20 में क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली कुछ भी अमेंड नहीं करने का पावर जो है कौन सी केस में दिया गया था, तो वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1907 में ये दिया गया था, ठीक है। नाउ बाद में इसको फर्दर चेंज भी किया गया और कहा गया कि सम केसेस में आप बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी आप फंडामेंटल राइट में भी चेंज कर सकते हैं विदाउट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर, किशनानंद भारती केस। नाउ चंपाई दोई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये किससे है कि डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। ये चंपाई दोई राजन केस क्या कहता है कि डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकता है। नाउ ऑप्शन डी है क्या कि मिनर्वा मिल केस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में हार्मोनियस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया नाउ 21। आई होप कि वो एडिंग इट, आप स्क्रीन पॉज करके आराम से ऐड कर सकते हो। नाउ 21 कह रहे हैं कि हुए अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ पार्टी लेस डेमोक्रेसी। जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात की गई थी कंसेप्ट की, ये इससे कौन से लीडर एसोसिएटेड है, तो ये है हमारे जयप्रकाश नारायण जी। महात्मा गांधी भी पार्टी लेस डेमोक्रेसी के बारे में बात किए थे, एम एन रॉय भी किए थे, इन्होंने भी किया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहते हैं, ठीक है। संपूर्ण क्रांति इनका काफ़ी बड़ा ये था जिसकी वजह से इमरजेंसी भी लगी थी। नाउ फर्दर एडिशन क्या है कि ए सी और डी में जे बी कृपलानी साहब बताए हैं कि मैंने कृपलानी कमेटी के टाइम पे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। साथ में आचार्य नरेंद्र देव जो हैं ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, जो 1934 में फॉर्म हुई थी। और इसके सेक्रेटरी थे कौन, जेपी नारायण, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के उस टाइम पे 1934। नाउ विनोबा भावे जो है आप सब इनको जानते हैं, भूदान मूवमेंट से 1951 में इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम महाराष्ट्र। 2022 क्वेश्चन नंबर जो है कह रहे कि हुए अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर टू एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली बात है कि आर्टिकल 263 वो किससे एसोसिएटेड है, इंटर स्टेट काउंसिल से। ऑलरेडी हम पिछले 2 साल के जो डिस्कशन किया है उसमें देख चुके हैं ये चीज़ें कि आर्टिकल 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल से एसोसिएटेड है। नाउ इंटर स्टेट काउंसिल को रिकमेंड कौन से ये कमीशन ने किया था, वो था सरकारिया कमीशन ने किया था। और जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको उसके वैल्यू एडिशन में हमने देखा भी था कि इसको कौन एस्टेब्लिश करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करते हैं, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। नाउ फर्दर पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, ये तो हम लोग स्टेटिंग में पढ़ते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है कह रहे कि हुआ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज कंसेप्चुअलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए सीमलेस वेव। ये कंसेप्ट दिया था ग्रेनवेल ऑस्टिन ने, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं कि 30 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स। ये किससे आर्टिकल 15 एसोसिएटेड है। नाउ आर्टिकल 16 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। ये भी देखते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर लाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो कि कह रहे बेसिकली कि कौन से आर्टिकल सिटीजन से एसोसिएटेड है, कौन सा फॉरेनर से एसोसिएटेड है, कौन से दोनों से एसोसिएटेड है, ऐसा कुछ है। तो आर्टिकल 15 हमें पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल फॉरेनर से नहीं एसोसिएटेड है, या फिर नॉट एसोसिएटेड, या फिर नॉट अवेलेबल, या फिर कौन से आर्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30 ये जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन से एसोसिएटेड है, या फिर ये अवेलेबल नहीं है टू फॉरेनर्स, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, देखो 15 को ध्यान रखना कि पहला 15 है, इसको डबल करोगे तो 30 है ना। अब ना इसके बीच में आओ 15 और 30,
30 से एक जैसे जस्ट नीचे करना है और 15 से एक जस्ट आगे करना है। 16 हो गया। नाउ अब यहाँ पे जो 16 वाला है उसका 1 यहाँ पे लाओ, इसका ये इधर लाओ, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो इनकेस अगर नहीं याद होता है तो, है ना। तो ये 15, 16, 19, 29 एंड 30, है ना। तो ये जो है सिर्फ सिटीजन के लिए अवेलेबल है और फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 जो है ये इंडियन सिटीजन के लिए भी है और फॉरेनर के लिए। तो ये बात गलत है, ये फॉरेनर के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है ना। तो ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन ए खत्म तो सिर्फ 2 बचा, 2, 3 एंड 3। नाउ इससे ये क्लियर हो गया कि 3 को हमें देखना भी नहीं है कि 3 सही है, ठीक है। 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। तो अभी हमने देखा कि सिटीजन के लिए सिर्फ अवेलेबल आर्टिकल 16, तो ये बात सही है, 2 सही हो गया एंड हमारा आंसर भी मिल गया। नाउ वैल्यू एडिशन क्या है कि अगर 3 को आप देखोगे कि ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 21 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर लाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि आर्टिकल 21 जो है क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। अब इस चीज़ की बात करता है और ये कहता है ना कि ये सिर्फ अवेलेबल है किसको, इंडियंस को, ठीक है, एंड फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, बट जो सिर्फ इंडिया टेरिटरी के अंदर है उसको, बाहर नहीं, ठीक है। विद इन अलाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिर्फ ये एप्लीकेबल है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है वहाँ पे। ओके 31 का क्या है कि 31 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज इंस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बात जो है, ये ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ये बात आर्टिकल 14 जो है इसकी बात करता है, ठीक है। बट सारे सिटीजन, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, इसकी बात ये नहीं करता है, विद इन द टेरिटरी होनी चाहिए। नाउ फॉरेन लिविंग इन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये बात सही है, सॉरी ये बात सही है, ठीक है, जो आर्टिकल 21 में भी हम लोगों ने देखा। और ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो बॉर्न है इंडिया में, हो सकता है बाद में चल के फॉरेन का सिटीजनशिप ले लिए हों, है ना, तो उनके लिए आर्टिकल 14 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 1 एंड 3 बस सही है। नाउ वैल्यू एडिशन जो है वो क्या है कि आर्टिकल 14 सिर्फ सिटीजन और फॉरेनर जो इंडिया में रहते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है। और जो ये कंसेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों कहाँ से बोरो किया गया था, एक मिनट मैं भी सर्च कर लेता हूँ ताकि कुछ गलती ना हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है कहाँ से बोरो किया गया था, ये कंसेप्ट जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से था, ठीक है। और जो यूके बोलते हैं यूके, और जो कंसेप्ट था किसका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आई गेस ये तो प्रोटेक्शन ऑफ जापान से लिया, सॉरी यूएस से लिया गया था, पर देखते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है यूएस से लिया गया था, सॉरी ये यूएस से लिया गया था। और जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो लिया गया था किससे, लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोसीजर जो है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये मेरे ख्याल से जापान से लिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों है, याद रखिएगा। नाउ 38 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो ये जो है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उससे रिलेटेड है। माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, बिल्कुल सही बात है, ये आर्टिकल 29-30 में बात करते हैं, 30 आई गेस। नाउ कह रहे हैं कि ओनली लिंग्विस्टिक एथनिक रिलीजियस माइनॉरिटी फाइंड मेंशन अंडर आर्टिकल 30, नहीं देखो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात होती है, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात होती है, बट एथनिक की नहीं होती है ना। जो है एवरी थर्ड जो है क्यों गलत है वो देखते हैं कि एवरी रिलीजियस डोमिनेशन हैज़ अनफेक्टेड राइट्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, बिल्कुल भी नहीं, अनफेक्टेड राइट नहीं है इसका, कुछ लिमिटेशंस है। नाउ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटी लॉसेज इट्स माइनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए देती है, बट दैट डजंट मीन कि उनका माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, फ्यू मोर क्वेश्चंस। कह रहा है कि 39 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। पहला कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ, पहले ये देखो इसका जो ऑप्शन का अरेंजमेंट है वो देखो कि या तो मैक्सिमम 2 सही हो सकते हैं, तीनों सही नहीं होगा, और या तो फिर कोई भी सही नहीं होगा, है ना। ये देखना कह रहा है कि रूल ऑफ लैप्स जो है पार्ट ऑफ ग्रांट दैट कैन बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर, तो ऐसा नहीं होता है। रूल ऑफ लैप्स का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि मनी लेफ्ट अनस्पेंट मस्ट लैप्स इन पब्लिक ट्रेजरी, मतलब जो भी मनी जो नहीं यूज हुआ है, नहीं खर्च हो पाया है, उसको लैप्स होना चाहिए, और वो भी कहाँ जाना चाहिए, पब्लिक ट्रेजरी में जाना चाहिए, पब्लिक अकाउंट में जाना चाहिए, है ना।
तो ये ग्रांट दैट कैन बी कैरिड आउट फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बाद में फर्दर चल के दैट कैन नॉट बी कैरिड ओवर नेक्स्ट ईयर। इसको क्या किया जाता है कि आप पब्लिक ट्रेजरी में डालो, यहाँ से फिर से वो बजट वाले प्रोविजन में आ जाता है, ठीक है, बजट में फर्दर ऐड कर दिया जाता है उसको। नाउ सेकंड नंबर सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो उसका डेफिनेशन क्या है, ये एक एडिशनल फंड है जो ग्रांट किया जाता है फॉर कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और जो वोट ऑन अकाउंट है ये किया जाता है एडवांस ग्रांट टू मीट एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेट्स से कि उसमें ये नहीं पास होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ है, बट फिर भी गवर्नमेंट को मनी चाहिए ये करने के लिए, चलाने के लिए, गवर्नमेंट इन द सेंस की जो भी एक्सपेंडिचर है उसको, तो उस टाइम पे ना वोट एंड अकाउंट यूज़ किया जाता है, मतलब इसके थ्रू ना विदाउट परमिशन मनी निकाल सकते हैं और उसको स्पेंड किया जा सकता है। उसका सम टाइम पीरियड होता है कि कितना मैक्सिमम निकाला जा सकता है, कितने दिनों के लिए निकाला जा सकता है। आई गेस कि आप इस पर सर्च करोगे वोट एंड अकाउंट पे, काफ़ी बार PYQ UPSC में भी आ चुका है, ठीक है। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 49 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मैंडेट ऑफ धर कमीशन 1948। तो जो धर कमीशन था वो बेसिकली इंश्योर किया था कि इसको सेटअप किया गया था टू रिकमेंड वेदर द स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी थ्रू धर कमीशन, ठीक है। नाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में 2-3 और भी हैं, ठीक है। JBP कमीशन भी है, आई गेस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के, उनका कंसेप्ट क्या था वो भी देखिएगा आप, ठीक है। जो धर कमीशन था उसको सेटअप किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में ही। और ये जो है पहला ऑप्शन है टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, इस ये जो है बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात करता है जो सेटअप हुआ था 1953 में, कि स्टेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। नाउ आपको एग्जांपल इसका देना है कि जो ऑप्शन बी है वो कौन कौन से स्टेट हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज हुए हैं, ठीक है। नाउ सी जो है टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन, अभी देखा हमने सरकारिया कमीशन जो है 1983 में सेंटर स्टेट रिलेशन में है, और इससे पहले हमने क्या देखा था, इंटर स्टेट काउंसिल भी सरकारिया कमीशन से एसोसिएटेड था। एक सर्च कर लीजिएगा, सरकारिया कमीशन और पूंची कमीशन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है ना, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, अपने तरफ से लिख लीजिएगा सही से, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो 57 नंबर है, कह रहे हैं कि कौन सी कमेटी एंड सब्जेक्ट, ठीक है, ये किससे है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो रंगराजन कमेटी था वो किससे एसोसिएटेड था, कि जो डिसइन्वेस्टमेंट था PSCs में उसके शेयर्स में, उससे एसोसिएटेड था, डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी रंगराजन कमेटी ने। नरसिम्हन कमेटी ने जो बैंकिंग रिफॉर्म्स थे उससे एसोसिएटेड है, बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए थे। नाउ केलका कमेटी जो है वो किससे है, कि टैक्स रिफॉर्म से है। मल्होत्रा कमेटी जो है इंश्योरेंस रिफॉर्म से। तो ये जो है आपको क्या बताता है, सीक्वेंस 3, 4, 1, 2 है ना। आई होप कि आपको ये इससे वैल्यू एडिशन हुआ होगा, सॉरी, एंड थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, एंड बाकी अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।